अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मुदस्सर अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। जैसा कि पिछले लेक्चर्स में हमने प्रेजेंट टेंस और उसकी चारों हालतों को देखा, इसी तरह से आज हम पास्ट टेंस को शुरू करने जा रहे हैं। अगर आपने वो लेक्चर्स नहीं देखे तो चैनल के नाम या आइकॉन पर क्लिक करें, प्ले लिस्ट्स को ओपन करें और टेंसेस की प्ले लिस्ट को ओपन करके आप उसमें से वो लेक्चर्स देख सकते हैं। और मज़ीद अगर आप इसी तरह से टेंसेस, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट या प्रेपोजिशंस के लेक्चर हासिल करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें ताकि आने वाली हर वीडियो की इतला आपको बर वक्त मिल सके। जी, तो आज हम पास्ट टेंस की इंडेफिनिट हालत यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस को एक्सप्लेन करते हैं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, जिसे उर्दू में फ़ेल माजी मुतलक कहते हैं, इसकी डिफ़ाइन देखिए। जैसा कि पास्ट टेंस है तो काम की बात गुज़श्ता यानी गुज़रे हुए ज़माने में होगी। गुज़रे हुए ज़माने में कोई काम ना पूरा हो ना अधूरा हो, काम की गैर वाज़ी हालत हो। जैसा कि हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में देखा था कि कोई काम कैसे गैर वाज़ी हालत में है कि वो पूरा भी नहीं हो रहा और अधूरा भी है। हम इसको भी मिसालों से वाज़े करते हैं। उसने ख़त लिखा, हम रोज़ाना नहाते थे। एग्जाम्पल नंबर 2 ले लीजिए, हम रोज़ाना नहाते थे। फ़र्ज़ करें कि ये मैं 10 दिन पहले की बात कर रहा हूँ जब हम रोज़ाना नहाते थे। अगर मैं उस वक्त की बात करूँ, उस वक्त में रहकर जब हम रोज़ाना नहाते थे, तो उस वक्त ये काम नामुकम्मल था, जारी था, क्योंकि हम रोज़ाना की बुनियाद पर नहाते थे। लेकिन अगर मैं अब किसी को बता रहा हूँ कि तब हम रोज़ाना नहाते थे, तो अब के लिहाज से वो काम मुकम्मल हो चुका। इस तरह से अगर मैं पिछले वाली सेंस में रहते हुए, उन 10 दिन में रहते हुए बात कर रहा था तो काम अधूरा था, लेकिन अब मैं बात कर रहा हूँ उस वक्त की, तो अब वो काम पूरा हो चुका है। इस तरह से ये काम की गैर वाज़े हालत बनती है, जो कि फ़ेल माजी मुतलक कहलाती है या पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं इसको। चलिए टेंस के एक मेजर पार्ट यानी टेंस की स्ट्रक्चर की तरफ चलते हैं। तो स्ट्रक्चर जैसे कि आप देखते ही आए हैं कि सबसे पहले सब्जेक्ट होता है, उसके बाद फॉर्म ऑफ वर्ब होती है, तो इसमें सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल हो रही है सब्जेक्ट के बाद, और उसके बाद ऑब्जेक्ट आ रहा है। सब्जेक्ट काम करने वाला और ऑब्जेक्ट जिस पे काम वाक़ई हो रहा है। ये चीज़ें आपको पहले मैं बता चुका हूँ। देखिए स्ट्रक्चर में कहीं आपको हेल्पिंग वर्ब का लफ्ज़ लिखा नहीं नज़र आ रहा, तो स्ट्रक्चर के ऊपर रेड बॉल पॉइंट से मैंने लिखा हुआ है हेल्पिंग वर्ब नो, मतलब इसके सादा जुमलों में हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल नहीं होता, बिल्कुल ऐसे ही जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सादा जुमलों में हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल नहीं हुआ था। आइए हम इसकी एग्जांपल्स को देखते हैं। जैसा कि हम पहले लिख चुके हैं एग्जांपल 1 में, उसने ख़त लिखा। अब उस क्या है, सब्जेक्ट है। ख़त क्या है हमारे पास, ख़त हमारे पास जो है वो हमारे पास ऑब्जेक्ट है, और लिखा इसकी सेकंड फॉर्म राइट की रोट इस्तेमाल होगी हमारे पास, जो कि फॉर्म ऑफ वर्ब है। मैंने अंडरलाइन भी किया हुआ है, सब्जेक्ट को रेड कलर से, फॉर्म ऑफ वर्ब को ब्लैक कलर से, और उसके बाद जो ऑब्जेक्ट है उसको ब्लैक कलर से किया गया है ऑब्जेक्ट को, और जो रोट है यानी सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है उसको ब्लैक कलर से किया गया है, और जो लेटर है यानी कि ख़त जो ऑब्जेक्ट है उसको ब्लू कलर से किया हुआ है। आइए एग्जांपल को देखते हैं कि सबसे पहले सब्जेक्ट ही, उसके बाद सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब राइट की रोट, उसके बाद ऑब्जेक्ट आ लेटर, ही रोट आ लेटर। इसी तरह इंग्लिश के फ़िक्रे में भी जो सब्जेक्ट है वो रेड से अंडरलाइन है, और उसके बाद जो रोट है वो सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है, वो ब्लैक कलर से अंडरलाइन की हुई है, और उसके बाद आ लेटर यानी ख़त ऑब्जेक्ट, और ये ब्लू कलर से अंडरलाइन है ताकि आपको समझ आ जाए कि सब्जेक्ट कौन है, ऑब्जेक्ट कौन है और सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब क्या है। मज़ीद इसको देखते हैं। अहम पॉइंट्स को नोट कर लीजिए कि जिन फ़िक्रों में आदत या मामूल पाया जाए और तर्जमे के आखिर में जो है ता था, ती थी या ते थे वगैरह के अल्फाज आ रहे हों, तो ऐसे जुमलों में यूज्ड टू या वुड इस्तेमाल होगा। इसकी एग्जांपल देखिए, रेड कलर से लिखी हुई एग्जांपल देखिए, हिज मदर वुड वॉश क्लॉथ डेली। अब सबसे पहले क्या, सब्जेक्ट हिज मदर, उसकी माँ, उसके बाद वुड का इस्तेमाल भी हो सकता है, यूज टू का भी कर सकते हैं, हम वुड का कर रहे हैं, हिज मदर वुड। उसके बाद सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब वॉश, हिज मदर वुड वॉश क्लॉथ्स डेली, ऑब्जेक्ट आ गया, उसकी माँ रोज़ाना कपड़े धोती थी। फ़िक्रे के लास्ट में ता था, ती थी के जो थे वो अल्फाज भी आ रहे हैं। पहले सब्जेक्ट आ गया, फिर मैं यूज़ टू अगर चाहूँ तो वो इस्तेमाल कर सकता हूँ, तो फ़िक्रा बनेगा हिज मदर यूज़ टू वॉश क्लॉथ्स डेली। सादा जुमलों के बाद मनफी जुमलों को देखा जाए
तो सब्जेक्ट के बाद डिड नॉट इस्तेमाल होगा। और आदत या मामूल के फ़िक्रों में जैसा कि हमने वुड इस्तेमाल किया था तो वुड के बाद सिर्फ नॉट इस्तेमाल होगा। एग्जांपल्स को देखिए। पहली एग्जांपल रेड कलर से लिखी हुई है, हिज मदर वुड नॉट वॉश क्लॉथ्स डेली। और सेकंड एग्जांपल जो है उसी तरह से ही और उसके बाद क्या इस्तेमाल करना था सब्जेक्ट के, डिड नॉट, ही डिड नॉट राइट अ लेटर। अब ये बात काबिल गौर है कि रोट को राइट में हमने कन्वर्ट कर दिया। क्यों? क्योंकि जब इसका मनफी बनाना है तो इसकी सेकंड फॉर्म जो है उसको फर्स्ट फॉर्म में ले आना है। वॉश की तो फर्स्ट फॉर्म ही वॉश ही होती है, इसलिए वॉश ही रहेगा। और रोट की फर्स्ट फॉर्म जो है वो राइट होती है, रोट सेकंड फॉर्म है, इसलिए ही डिड नॉट राइट अ लेटर। इस बात को याद रखना है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में मनफी बनाते वक्त सेकंड फॉर्म को फर्स्ट फॉर्म में ले आना है हमने। जी तो इस टेंस के सवालिया फ़िक्रों को देखें। डिड को सब्जेक्ट से पहले आम फ़िक्रों में और मामूल के फ़िक्रों में सब्जेक्ट से पहले वुड को लगाना। सादा जुमले ऊपर लिखे हुए हैं, उनकी मदद से देखिए। वुड को सब्जेक्ट से पहले ले गए, हिज़ मदर सब्जेक्ट था, वुड को मैं उससे पहले ले गया, वुड हिज़ मदर वॉश क्लॉथ्स डेली। सारा फ़िक्रा एज इट इज़ आ गया और सवालिया निशान आ गया। उससे नेक्स्ट एग्जांपल देखिए जो हमने लिखी थी, ही रोट अ लेटर। सेकंड फॉर्म तो फर्स्ट फॉर्म में चेंज होगी ना। और इसके अलावा क्या होगा, डिड को सब्जेक्ट से पहले लेकर आना है, हमने लगाना है। डिड सब्जेक्ट क्या था, ही, फिर ही आ गया, डिड ही राइट आ लेटर। बाकी तमाम फ़िक्रा एज इट इज़ आ गया। इस तरह से हमारा सवालिया भी हल हो गया। सवालिया मनफी आपको मैं पिछले लेक्चर्स में बारहा बता चुका हूँ कि ये सवालिया और मनफी दोनों का कम्बिनेशन सही होता है। तो इसमें क्या है, जैसा कि इसमें भी डिड को पहले रखना है सब्जेक्ट से, तो डिड ही आ गया। उसके बाद सब्जेक्ट के फ़ौरन बाद नॉट का इस्तेमाल करना है, डिड ही नॉट राइट आ लेटर। इसी तरह से आप दूसरा भी जो है एग्जांपल उसको भी सॉल्व कर सकते हैं। और इसके साथ ही हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का लेक्चर जो था वो ख़त्म हुआ। इसके बाद हम पास्ट टेंस की कॉन्टीन्यूअस हालत यानी पास्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस फ़ेल माजी जारी की बात करने जा रहे हैं। तो इसकी अगर हम डिफ़ाइन को देखें तो गुज़श्ता ज़माने में कोई काम जारी होगा, जैसा कि कॉन्टीन्यूअस इसके नाम से ही ज़ाहिर है कि काम का जारी होना पाया जाएगा। इसकी एग्जांपल्स होंगी, असलम गाड़ी चला रहा था, मैं स्कूल जा रहा था, हम नहा रहे थे, वो खाना खा रहे थे। इस तरह से इसकी एग्जांपल्स होंगी। इसकी पहचान तो आपको फिर पता चल ही जाएगा कि लास्ट में कैसे फ़िक्रात में आ रहे हैं, रहा था, रही थी। पहचान को आपने टेंस की लाजमी अहमियत देनी है। जैसा कि हमने पास्ट इंडेफिनिट की पहचान भी देखी थी, तो उसके लास्ट में था, था, ते थे, ती थी, या सिर्फ अलिफ आ रहा था, जैसा कि इसने ख़त लिखा, ऐसे अल्फाज थे। और इसके लास्ट में आया था, रहा था, रही थी, ऐसे अल्फाज होंगे। इसको हम एग्जांपल्स की मदद से मज़ीद वाज़े करते हैं। मेजर पार्ट ऑफ द टेंस यानी स्ट्रक्चर को देखिए तो सबसे पहले सब्जेक्ट, वही तरीक़ाकार, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब आप इसमें कौन आएंगे, वाज आएगा या वार आएगा, ही, शी, इट और वाहद गायब नामों के साथ वाज और बाकी के साथ वार। उसके बाद फॉर्म ऑफ वर्ब आती है, तो कौन सी इसमें आएगी, इसमें आईएनजी फॉर्म यानी फोर्थ फॉर्म आएगी। और उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। ऊपर हमने मिसाल लिखी है, असलम गाड़ी चला रहा था। अब स्ट्रक्चर को हम इस पर अप्लाई करके देखते हैं कि फ़िक्रा कैसा बनता है इंग्लिश में। स्ट्रक्चर को सादा जुमले पर अप्लाई किया। सादा जुमला था, असलम गाड़ी चला रहा था। सबसे पहले सब्जेक्ट कौन है, असलम। तो ये जो ग्रीन कलर से लिखा गया, इसमें आप देख सकते हैं कि सबसे पहले सब्जेक्ट को यानी असलम को लिखा। उसके बाद ये वाहद गायब नाम है तो इसके साथ वाज आएगा, असलम वाज, हेल्पिंग वर्ब आ गया। फिर आईएनजी फॉर्म ड्राइव की क्या होगी, ड्राइविंग, असलम वाज ड्राइविंग, और फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा आकार, असलम वाज ड्राइविंग आकार, और हमारा फ़िक्रा मुकम्मल हो गया। अब इससे नेक्स्ट हम इसके मनफी फ़िक्रे को देखते हैं। तो देखिए मनफी को, जस्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट का इस्तेमाल है, इंतहाई सादा है। फ़िक्रा था असलम वाज ड्राइविंग अ कार, हेल्पिंग वर्ब था वाज के बाद नॉट लग गया, जैसा कि आप सुर्ख रंग से लिखा हुआ देख सकते हैं, असलम वाज, उसके बाद नॉट और फिर ड्राइविंग अ कार, फ़िक्रा एज इट इज़ आ गया। इसके सवालिया फ़िक्रे को आप देखिए। जी तो सवालिया में हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले ले जाना है, जैसा कि मैंने एरो से शो किया है कि इसमें हेल्पिंग वर्ब था वाज, तो वाज को मैं सब्जेक्ट से पहले ले गया। सब्जेक्ट असलम था, असलम को बाद में ले गया, वाज को पहले ले आया, वाज असलम ड्राइविंग आ कार। और इसके बाद सवालिया निशान ज़रूर। सवालिया फ़िक्र को मुकम्मल करने के बाद इन दोनों के कम्बिनेशन यानी सवालिया मनफी की तरफ चलिए।
तो वाज वर्ब को उसी तरह से सब्जेक्ट से पहले और सब्जेक्ट के बाद नाट लगाना, यानी अकेले सवालिया और अकेले मनफी को मिलाकर सवालिया मनफी बना रहे हैं। वाज आ गया सब्जेक्ट से पहले, सब्जेक्ट असलम था, उससे पहले वाज आ गया, वाज असलम, और उसके बाद मनफी को इस्तेमाल करना है, यानी सब्जेक्ट के बाद नाट का इस्तेमाल है, वाज असलम नाट, बकिया सारा फ़िक्रा ऐसे ही ड्राइविंग आकार। और इस तरह से हमारा पास्ट कंटिन्यूस टेंस भी मुकम्मल हो गया जी। तो इस तरह से हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस और पास्ट कंटिन्यूस टेंस दोनों ख़त्म हुए और हमने आधे टेंसेस को कवर कर लिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।